बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, चैप्टर नंबर 3 डेटा एनालिटिक्स। गेम सारी ये है कि आपने डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है। डेटा जो आपके पास आता है उसको एनालाइज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए। उस बेस पर उसकी डिसीजन मेकिंग होती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ पर जो मेन बात करने की है वो है डेटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 आज हमने शुरू करना है। चैप्टर 1 विद ऑल द डिटेल्स एंड एमसीक्यूज में आपको कवर करवा चुका हूं। कल इंशाल्लाह टुमारो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट भी है। ठीक हो गया? तो मेक श्योर करें कि आप चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट तैयार कर लीजिए। अच्छा जी, अब बुनियादी तौर पे डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में देख लेंगे। सर जी, डेटा की सबसे पहला स्टेप क्या है? डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को जनरेट करना। सर, ये सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाएगा, दूसरे नंबर पे डेटा को क्लीन करना। डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, और जब ये डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट होता है तो बाज़ औक़ात ये डाटा एक जैसे फॉर्मेट पे नहीं होता। मैंने आप सब लोगों से डाटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ का डाटा पूछा। एक बच्चे ने डेट ऑफ बर्थ बताई, उसने मंथ पहले लिखा, डेट बाद में लिखी। दूसरे बंदे ने डेट ऑफ बर्थ बताई, उसने डेट पहले लिखी, मंथ बाद में लिखा। यार, ऐसा हो सकता है ना? डाटा तो कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन डाटा सिंगल फॉर्मेट में नहीं है। डाटा इस पोजीशन में नहीं है कि मैं डाटा को पकड़ूं और इस्तेमाल कर लूं। मुझे उससे पहले क्या करना पड़ेगा? डाटा को क्लीन करना पड़ेगा। सर, एसबीआई के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे थे। एसबीआई में एसबीआई में फास्ट ट्रैक का डाटा कलेक्ट करना था। फास्ट ट्रैक टैक्स का भी हो रहा है, फास्ट ट्रैक डाटा का भी हो रहा है। अब ये फास्ट ट्रैक टैक्स के टीचर से पूछा, आप डाटा दे दो। डाटा के टीचर से पूछा, आप डाटा दे दो। इन दोनों ने, एक टीचर ने जो है वो अपने पास सिस्टम से जो तस्वीर थी वो भेज दी, एक टीचर ने जो है वो जो अटेंडेंस शीट थी वो भेज दी। फॉर एग्जांपल, एक टीचर ने जो है वो पीडीएफ भेज दी, एक टीचर ने जो है वो वर्ड की फाइल भेज दी, एक टीचर ने जो है वो एक्सेल की फाइल भेज दी। अब तो आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों से डाटा आ रहा है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे यार एक मिनट ठहरो, मैं पहले डाटा को क्या कर लूँ, सीधा पधरा कर लूँ। देसी जुबान में यही कहेंगे ना, मैं डाटा को क्लीन कर लूँ, मैं डाटा को काबिल इस्तेमाल कर लूँ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई, मैं सबसे पहले ये करेंगे, हम सारे डाटा को एक्सेल की शीट पर ले आएंगे। फिर उसके बाद एनालाइज करना शुरू करेंगे, कितने ऑनलाइन हैं, कितने फिजिकल हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, कितने लाहौर शहर के हैं, कितने आउटसाइडर्स हैं, ओवरऑल कितने बच्चे हैं, इंडिविजुअल क्लास में कितने बच्चे हैं। टेस्ट लिया, पता करेंगे बॉयज की एवरेज क्या है, गर्ल्स की एवरेज क्या है, ओवरऑल क्लास की एवरेज क्या है। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर, ये सारी बातें मैंने पता करनी है, मगर ये बातें तब तक नहीं पता हो सकती थी जब तक मैं उधर से तस्वीर है, उधर से फिजिकल प्रिंट है, उधर से पीडीएफ है, उधर से एक्सेल है, उधर से वर्ड है। ये सारा डाटा मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सारे डाटे को सिंगल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा।
क्लीन करना पड़ेगा, डाटा डुप्लीकेशन खत्म करनी पड़ेगी। तो डाटा डुप्लीकेशन क्या है, यानी एक से ज्यादा बार एक बच्चे का डाटा आ गया, ये डाटा डुप्लीकेशन है। डाटा मिसिंग को खत्म करना पड़ेगा। डाटा मिसिंग क्या है, गलती से एक बच्चा एनरोल्ड है लेकिन उसका डाटा आया ही नहीं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास टोटल बच्चे इतने एनरोल्ड हैं, लेकिन जो मैंने डिटेल बनाई है उसमें मिसाल के तौर पे 79 है। लिस्ट में मेरे पास जो मेरे पास डाटा बेस है या जो मेरे पास एनरोलमेंट की डिटेल है उसमें 82 आ रहे हैं। तो पता चल गया ना कि 3 बच्चे मिसिंग हैं। वो मिसिंग चीज को पूरा करना है। अगर मेरे पास बच्चे 82 आ रहे हैं और मेरे पास 79 है, अब मेरे पास बच्चे 82 आ रहे हैं एनरोलमेंट लिस्ट में और मेरे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें बच्चे 84 हैं, तो देखना पड़ेगा ना कौन से 2 बच्चे ऐसे हैं जो भी एनरोल नहीं हुए और वो लिस्ट में आ गए। क्या पता एक बच्चे की एंट्री 2 बार हो गई हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो मुझे डुप्लीकेशंस भी रिमूव करना है, मुझे मिसिंग डाटा को भी रिमूव करना है, मुझे डाटा को एक बार स्ट्रीमलाइन करना है। सर मुझे डाटा को एक बार स्ट्रीमलाइन करना है, मुझे डाटा को क्लीन करना है, मुझे यूनिफॉर्मेट में लेके आना है, मुझे डाटा साफ सुथरा करके इस पॉइंट पर लेकर आना है कि मैं डाटा को इस्तेमाल कर सकूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने चावल बनाने हैं तो पहला स्टेप है चावल की बोरी में से चावल निकालना। चावल निकालते साथ ही मैं उसे पहले क्या करूंगा, ज़रा छान लूँगा। उसके अंदर जो जो क्या चीज़ें होती हैं कंकर वगैरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको मैं बाहर निकाल के पहले उसको साफ करूँगा। तो उससे अगला स्टेप है कि मैं उसको पानी में डालूँ या पकाने की तरफ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। ये वाला प्रोसेस डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस। तीसरे नंबर पे आ गया डाटा एक्सप्लोरेशन। लो जी, अब हम डाटा के अंदर डूबने लगे हैं, डाटा को एनालाइज करने लगे हैं, डाटा को एक्सप्लोर करने लगे हैं। सर डाटा को एक्सप्लोर करने का मतलब है कि अब हम ये देखेंगे कि यार अब वो सारे सवालात, कितने बच्चे हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने ऑनलाइन हैं, कितने फिजिकल हैं, ये सारी चीज़ें एंड मुमकिन है कि हम इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकें। हम इसको डाटा एक्सप्लोरेशन के एक कामों में काम पता क्या है, डाटा ग्राफिकली प्रेजेंट कर देना। ये बॉयज हैं, ये गर्ल, लेट्स से ये डीएसआर है और अगर टेक्स्ट की बात करूं तो ये बॉयज हैं, ये लेट्स से थोड़ा सा ऊपर कर, ये गर्ल्स। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। मैंने इसी डाटा को डुप्लीकेशन खत्म किए, उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उसको निकाला, अब क्या कर दिया है, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया है। सर डाटा एक्सप्लोरेशन में मैं ये कर रहा हूं, डाटा एक्सप्लोरेशन में मैं ये कर रहा हूं। बच्चा कितना इंक्रीज कर रहा है, ले सर लेट से हम कहते हैं कि एनरोलमेंट हुई थी तो बच्चा ऐसे इंक्रीज किया है। लेट से ये डाटा था, टैक्स की बात करूं तो बच्चा ऐसे इंक्रीज किया। मैंने इसी डाटे को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया। दिस इज डाटा एक्सप्लोरेशन। मैं डाटा को समझ रहा हूं, डाटा को समझ रहा हूं, डाटा को एक्सप्लोर कर रहा हूं। सर दिस इज डाटा एक्सप्लोरेशन। सर अगला स्टेप है डाटा मॉडलिंग। अगला स्टेप है
डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या है? बाकायदा डेटा को मॉडल करना। डेटा मॉडलिंग है बाकायदा डेटा को मॉडल करना। अब इसमें बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं? हम रिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। किन चीजों की वजह से बच्चे बढ़ रहे हैं, किन चीजों की वजह से बच्चे कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फियर ऑफ न्यू सब्जेक्ट, इसकी वजह से डेटा वाले बच्चे डेटा से भाग रहे हैं। अब जितने नए सब्जेक्ट का फियर ज्यादा होता है उतना बच्चा कम आता है उस सब्जेक्ट। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर यहां पर रिलेशंस आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। सर टैक्स की अगर मैं बात करूं, फियर ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट की वजह से बच्चा भागे। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस अटेम्प्ट का फास्ट ट्रैक का रिजल्ट, इस वजह से बच्चे टैक्स में ज्यादा इन हो रहे हैं। अच्छा हमारा नॉर्मली रिजल्ट ओवरऑल अच्छा होता है लेकिन लास्ट टाइम पिछली 2-3 अटेम्प्ट से हमारा फास्ट ट्रैक का टैक्स का रिजल्ट एक्सेप्शनल है। वो उस वजह से जिस बच्चे ने फास्ट ट्रैक में पढ़ा और उसने पास किया, उसने बाकी सबको बताया यार फास्ट ट्रैक में भी पढ़ लो हो जाता है, मेरा तो पास हुआ है, उससे उसकी तरफ ट्रेंड बढ़ जाता है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आई कैप की नई स्कीम की वजह से डेटा के पेपर में फ्लो बढ़ गया। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये सारे फैक्टर्स हैं। जी सर। हाँ जी, डिस्काउंट देने की वजह से बच्चे बढ़ गए। यस ये भी एक फैक्टर है। रिलेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यार हम ये देख रहे हैं कि डेटा में बच्चा बढ़ क्यों रहा है। ठीक हो गया। टैक्स में बच्चा बढ़ रहा है, किन फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है, किन फैक्टर्स की वजह से कम हो रहा है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डेटा मॉडलिंग में हम टेक्निक्स लगाते हैं जैसे रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें बुनियादी तौर पे रिलेशंस देखते हैं। क्या चीज देखी जाती है? रिलेशंस देखी जाते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे रिलेशंस देखी जाते हैं। सर अगले स्टेप आ गया अगला स्टेप आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन है और क्या है? इंसाइट इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। सर हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को साफ किया, डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट किया, डेटा को समझा, डेटा को एनालाइज किया, दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे फैक्टर्स के साथ रिलेशन देखा, और अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? अगले स्टेप में हम फाइनली ये देखते हैं कि इनसाइट जनरेशन नतीजा क्या निकाला है, समरी क्या है, फाइनल प्लान टू इंप्लीमेंट
अब काम क्या करना सर? हमने नतीजा निकाला, बच्चों को बता दिया है, रिलेशंस आइडेंटिफाई हो गए हैं, हमने इंटरप्रिटेशन में ये नतीजा और निचोड़ निकालना होता है कि क्या किया जाए। सर ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए। छठा स्टेप क्या है सर जी? अगर हम छठे स्टेप पर जाएं, यहां पर करते हैं। आपने फैसला करना है, फैसला करना है सर। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या है? आपने फाइनली फैसला करना है कि क्या किया जाए, और सिर्फ फैसला नहीं बल्कि इसी स्टेप में एक्शन भी ले लेना, इसी स्टेप में एक्शन भी ले लेना है। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। और अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं, अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं, डिसीजन मेकिंग और एक्शन तो हो ही गया है। अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं तो ये 7वां पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। लेट्स से डिसीजन मेकिंग हो गई, एक्शन ले लिया उस डिसीजन पर, और फिर डिसीजन करने के बाद छोड़ नहीं देना, उसको मॉनिटर करना है, और डिसीजन एक्शन लेने के बाद भी ये देखते रहना है कि किस तरह मैक्सिमम बेहतरी लाई जा सकती है, और उस पर अमल दरामद भी करना, उसको ऑप्टिमाइज भी करना। सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये सारी चीज़ें हमारे डेटा एनालिसिस का हिस्सा हैं, डेटा एनालिटिक्स का हिस्सा है। ज़रा इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये कहता है भाईजान ये 7 स्टेप हैं। डेटा कलेक्ट करना, डेटा को साफ करना, डेटा को देखना, डेटा के अंदर घुस जाना, डेटा को समझना, डेटा का रिलेशन आइडेंटिफाई करना, डेटा की बेस पर नतीजा और निचोड़ निकाल लेना, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करना, और फाइनली डिसीजन मेकिंग और एक्शन के बाद अगला स्टेप है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर जी 1 2 3 4 5 6 7, सर ये 7 स्टेप्स हैं। ये अभी आप अपनी नोटबुक पर एक बार लिखें और नोट करें ताकि आपके दिमाग में ये 7 स्टेजेस बैठ जाए। सर जी ये 7 स्टेजेस पक्की हो गई। आगे चलते हैं और अब इनको ना 1 बाय 1 देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सर जी द डेटा एनालिटिक्स साइकिल आउटलाइन द सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट। ये इटरेटिव कहते हैं, रेपिटेटिव, रिपीट होने वाला है, हर फेज अगले फेज में जाता है, मीनिंग ईच फेज इन्फॉर्म्स द नेक्स्ट फेज, allowing analysts to define the understanding and implications continuously। सर जी इसकी स्टेजेस में सबसे पहला है डेटा कलेक्शन, और डेटा कलेक्शन के डेटा को गैदर करना। ये वाली डेटा कलेक्शन मल्टीपल सोर्सेज से होती है, और मुख्तलिफ सेंसर से भी डाटा कलेक्ट हो सकता है, सर्वे से भी हो सकता है, वेब स्क्रैपिंग से भी हो सकता है। व्हाट वेब स्क्रैपिंग, वेबसाइट से, मुख्तलिफ वेबसाइट से भी डाटा कलेक्ट हो सकता है। ये वाला सारा डाटा जो आपने कलेक्ट कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये इंश्योर करें कि डाटा रेलिवेंट हो, एक्यूरेट हो और कॉम्प्रीहेंसिव हो, कंप्लीट हो।
द डाटा कलेक्टेड स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डाटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। आपने इंश्योर ये करना है कि जो डाटा भी आप कलेक्ट करें वो क्वालिटी प्रेपोजिशंस पूरी करता हो, उसकी वो चाहे स्ट्रक्चर्ड हो, टेबल की फॉर्म में हो, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो, मगर वो इंश्योर करे कि क्वालिटी है, डाटा ट्रस्टवर्दी है और डाटा एक्यूरेट है। सर इस चीज़ को डाटा कलेक्शन फेज में आपका ये वाली बात आती है। ज़रा अगले स्टेप पर चलते हैं, डाटा क्लीनिंग का स्टेप। तो डाटा क्लीनिंग बात करता है कि एक बार जब डाटा आपने कलेक्ट कर लिया तो अगला स्टेप है कि डाटा को क्लीन किया जाए, डाटा की स्क्रबिंग की जाए। सर स्क्रब पता है क्या होता है? सर पहले पुराने दौर में सिर्फ ख़वातीन कराती हैं, अब तो लड़के और लड़कियां सभी कराते हैं। सर चेहरे पर एक ना क्या कहते हैं क्रीम है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मली एप्रिकॉट स्क्रब होता है, छोटे छोटे एप्रिकॉट के दाने होते हैं। जब आपके चेहरे पर वो लगती है तो आपके चेहरे पर जो छोटे छोटे दाग होते हैं, वो ब्लैक हेड्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, उससे चेहरा साफ हो जाता है। ठीक है सर, ये साफ करता है स्किन को, स्किन में ग्लो आती है, स्किन को साफ करता है। तो वो जो छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपकी स्किन पर पिटते हैं तो स्किन जो है ना वो साफ हो जाती है, उसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ख़ास तौर पे वो रिमूव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी डाटा स्क्रबिंग भी यही है कि जो छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हैं उसको क्या कर दें, स्क्रब कर दें, साइड पे कर दें, निकाल दें। इसमें आपने करना कि इनकंसिस्टेंसीज को ख़त्म करना, मिसिंग डाटा को हैंडल करना है, डेट एरर्स को करेक्ट करना है। सर जी इनकंसिस्टेंसीज को खत्म करना है, डाटा मिसिंग डाटा को हैंडल करना है और एरर्स को करेक्ट करना है। द डाटा क्लीनिंग इज क्रूशियल बिकॉज even small mistake or inconsistencies can significantly affect the outcome of the analysis। सर जी वो ये कह रहा है कि डाटा क्लीनिंग क्रूशल इसलिए है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी एनालिसिस का नतीजा गलत हो सकता है। सर हमें क्या करना होगा, हमें डुप्लीकेट्स को ख़त्म करना होगा। हमें उसने कहा कि जी मुझे साल की बिजली के बिल प्रोवाइड करो, उसने 11 दिए, कितने होने चाहिए थे? 12। मिसिंग वैल्यू है ना सर, उसको ठीक करें। नॉर्मलाइज डाटा फॉर्मेट्स, डाटा फॉर्मेट्स मैंने आपको एग्जांपल दे दी। डेट ऑफ बर्थ कुछ बच्चों ने मंथ पहले लिखा है, कुछ ने डेट पहले लिखी, इसको क्या करें, इसको नॉर्मलाइज करें। डाटा एंट्री करते हुए जो गलती होगी उसको करेक्ट करें। सर डाटा क्लीनिंग में ये सारे काम हैं, डाटा क्लीनिंग में ये सारे काम किए जाते हैं सर। दिस स्टेप माइट इंक्लूड टास्क लाइक रिमूविंग डुप्लीकेट्स, फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज, नॉर्मलाइजिंग डाटा फॉर्मेट्स एंड करेक्टिंग डाटा एंट्री एरर्स। तीसरे नंबर पर होगा डाटा एक्सप्लोरेशन। ये तीसरा स्टेप है जहां पर हम क्या करें, साफ हुए डाटा को एक्सप्लोर करने लगे हैं। सर ड्यूरिंग दिस फेज एनालिस्ट बिगिंस टू एक्सप्लोर द डाटा सेट। इनिशियल एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग समरी स्टैट्स, समरी को बनाना, विजुअलाइजेशन या रिपोर्ट्स टू गेट अ फील ऑफ द डाटा, ताकि समझ सकेंगे डाटा में है क्या। हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट, ये यूज किया जाता है डाटा के पैटर्न्स को देखने के लिए और डाटा का दूसरे वेरिएबल्स के साथ रिलेशन देखने के लिए, डाटा का स्ट्रक्चर देखने के लिए। जरा अगर मैं ये देखिए सर, इसने सिर्फ किताब में लफ्ज लिखे हैं, प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट। सर ये मैंने आपको, ये देखिए सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कोरिलेशन है, ये स्कैटर प्लॉट्स। और सर समझ आ रही है? मैंने कहा अल्फाज से आपको वो समझ नहीं आएगी जो एक डायग्राम से आ जाएगी। तो ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ सर जी, ये सर ये आपकी किताब में बना दिए ताकि आपको समझ आ जाए।
ऑल्दो आई कैप में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इस तरह से विजुलाइज कर देना सर, ये टेक्निक है। डाटा को समझा, समराइज किया, विजुलाइज किया एंड रिपोर्ट्स टू गेट अ फील फॉर द data. Techniques like plotting distribution, correlation matrix, and scatter plots are used to identify patterns, outliers, and relationship between variables. The goal of the data exploration is to understand the structure details of the data set before moving on to more advanced analysis. Sir ji, showing how data is spread out or how often each value appears. सर जी, प्लॉटिंग डाटा है, इसमें क्या कह रहा है जी, डाटा किस तरह से फैला हुआ है उसको देखें। कोरिलेशन में एक का दूसरे के साथ रिलेशन देखें। अ टेबल दैट शोज हाउ स्ट्रॉन्गली डिफरेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड। और तीसरा स्कैटर प्लॉट, a graph which dots that shows the relationship between two variables, each dot represent one observation. सर जी, ये कोरिलेशन में एक का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में डाटा किस तरह से फैला हुआ है। तो भाई ये तीन जो आपके सामने पेश कर दिए। अगला स्टेप आगे डाटा मॉडलिंग, एक मॉडल बिल्ड कर लेना। डाटा मॉडलिंग जो है ना, वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी होता है या मोर एडवांस टेक्निक लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी होता है। अब बुनियादी तौर पे डाटा, वो कहता है डाटा मॉडलिंग में शामिल है रिग्रेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड वन सीरीज फॉरकास्टिंग, टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग। तो डाटा मॉडलिंग में ना आप मॉडल बना लेते हैं कि यार आप असल में अब तक किस नतीजे पे पहुंचे हैं, और डाटा को आपने कलेक्ट किया है, डाटा को आपने क्लीन किया है, डाटा को आपने समझा है। अब आप डाटा की क्या शक्ल बनाते हैं, इस वक्त चल क्या रहा है इदारे में, इस वक्त क्या चल रहा है। अब इस डाटा के मॉडल बनाते हुए आप क्या करते हैं, आप रिग्रेशन एनालिसिस, बाज़ों का क्लासिफाई कर लिया जाता है डाटा। डाटा क्लासिफाई करने का मतलब होता है एक डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम कर देना, और डाटा क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि दो तीन तरह के डाटा को एक सिंगल डाटा में ले आना, सिंगल क्लस्टर कर लेना। क्लासिफिकेशन ये है कि आपका बिजली का बिल है वो 3 मीटर है, तो तीनों मीटर को अलग-अलग तकसीम कर दें। और क्लस्टरिंग ये है कि 3 कैंपसेस हैं, 3 कैंपसेस के सारे बिजली के बिल की एक वैल्यू को देखें कि कितना बिल आ रहा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। डाटा क्लासिफिकेशन में डाटा को तकसीम करते हैं, डाटा क्लस्टरिंग में डाटा को इकट्ठा करते हैं, फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, इसमें फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई 3 माह में ये हुआ तो अगले 3 माह में क्या होगा, उससे अगले 3 माह में क्या होगा, उससे अगले 3 माह में क्या होगा। आप टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग है। सर मॉडल्स बिल्ट प्रिडिक्शन की, मॉडल्स आर बिल्ट टू मेक प्रिडिक्शन। आपने एक मॉडल बना लिया, एक तरतीब बना ली। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल आमतौर पर पता है क्या होता है, आपने सारा डाटा एनालिसिस किया और आपने एक मॉडल बनाया। मुझे ना आज मैं आपके साथ इसी के साथ अपना एक ना वाकया एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने ना कुछ अर्सा पहले 2019 में 18 में एक बिजनेस शुरू किया था केमिकल्स का। हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर वॉश, वॉशरूम क्लीनर, टाइल क्लीनर, ये वाली सारी रेंज ऑफ केमिकल्स का बिजनेस किया। तो हम लोग क्या करते थे, हमने पहले ना सैंपल डिज़ाइन की, सैंपल बनाए, तकरीबन 100 पीस हर आइटम के बना लिए और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी।
अब हमें ये था कि यार हमारे खर्चे कब पूरे होंगे और हम कब अपना तरक्की कर पाएंगे। मैं ना अपनी टीम को, उस वक्त मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ था, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, टीम बना ली थी, टीम मेरी, मैंने अपनी टीम को गूगल मैप खोलता था और कहता था ये कहा जाए तुम इंडस्ट्रियल स्टेट की ये 10 फैक्ट्रियां तुम्हारा आज का टारगेट है, वहां जाओ। जब मैंने देखा हर रोज ये एक ऑर्डर लेके आते थे, तो मैं एक हफ्ते बाद एक मॉडल बनाने में तैयार हो गया कि यार 10 लोगों को मार्केटिंग की जाए तो एक बंदा ऑर्डर देता है। इसको कहते हैं मॉडल बनाना। इसको कहते हैं एक कि यार आप एक नतीजा निकाल लिया, आपने एक मॉडल बना लिया कि भाई मेरे पास डाटा आया, मैंने देखा 30 लोगों के पास गए हैं, 3 ऑर्डर मिले हैं, और उस बेस पर मैंने डाटा को एक्सप्लोर करने के बाद मॉडल क्या बनाया कि हर 10 में से एक बंदा ऑर्डर दे देता है। दिस इज डाटा मॉडलिंग। फेसबुक पे जो लोग फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, मैंने बड़ा नोट किया है, उनका भी एक फलसफा है कि यार अगर मैं 10,000 की मार्केटिंग करूंगा ना तो मेरी 1 लाख रुपए की सेल बढ़ेगी। 10,000 की मार्केटिंग करूंगा तो एक, सर जी ये कैसे पता चलता है? ऐसे नहीं है कि मैं कोई अंदाजा लगा रहा हूं। मैंने सर 10 लाख की मार्केटिंग, मैंने 1 लाख की मार्केटिंग करके 10 लाख की सेल अचीव की है। इस बेस पर मैंने एक रिलेशन और एक मॉडल बना लिया है कि यार मैं 1 लाख की मार्केटिंग करूंगा तो 10 लाख की सेल होगी, 10,000 की मार्केटिंग करूंगा तो 1 लाख की सेल होगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इस तरह से मॉडल बनते हैं। सर पॉइंट पिक कर रहे हैं? मैं मॉडलिंग क्या, मॉडल बिल्ड होते हैं और उस बेस पर प्रिडिक्शन भी होती है, ट्रेंड्स, हिडन पैटर्न्स पता चलते हैं। दिस इज वेयर मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कम इनटू प्ले। सब प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ये इंशाल्लाह हमने अगली क्लास में पढ़ने हैं, अभी इस वक्त इसको नहीं पढ़ाना। डेटा मॉडलिंग का निचोड़ क्या है? डेटा मॉडलिंग का निचोड़ है कि आप रिलेशंस आइडेंटिफाई करें और आप ये देखें कि एक फैक्टर के बढ़ने से या कम होने से दूसरे पर क्या फर्क पड़ रहा है। डेटा मॉडलिंग का मतलब है कि आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करें, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस। मोर एडवांस टेक्निक भी हो सकती है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी एक टेक्निक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? आप अपने डेटा को गूगल को देते हैं, डाटा पैटर्न है गूगल या मशीन लर्निंग चैट जीपीटी में फाइल अपलोड करते हैं कि मैंने इतनी इतनी मार्केटिंग एक्सपेंस किया और इतनी सेल किया है, तो चैट जीपीटी उससे एक मॉडल बना देता है कि भैया आप जितना पैसा मार्केटिंग पे लगाएंगे इतना फायदा अब आपको होगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग ये है कि आप मशीन को अपना डाटा दे दें, मशीन उससे एक पैटर्न अंडरस्टैंड कर लेती है, फिर आप उससे जो सवाल पूछे मशीन उसको जवाब देती है। आपने पिछले 3 माह में वीक वाइज मार्केटिंग कितनी की और उससे कितनी सेल अचीव की, ये आप एक बार मशीन को बता दें। उसके बाद मशीन उससे एक मॉडल बना लेगी और फिर आप पूछेंगे ना कि इस वीक मैं 10 लाख रुपए मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करूं तो टेंटेटिव कितनी सेल आ जाएगी, तो वो उसको बता देगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मशीन लर्निंग ये होती है। इंशाल्लाह मशीन लर्निंग पर तो आगे पूरी दुनिया बात है, चैप्टर 7 से ऑनवर्ड्स मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। मॉडल्स को बिल्ड किया जाता है ताकि वो प्रिडिक्शन करें, और वो कैसे करते हैं? ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अनकवर करते हैं हिडन पैटर्न को। सर दिस इज वेयर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कम इनटू प्ले। सर इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन,
नतीजा निकालना, निचोड़ निकालना। और ये एक बार मॉडल बिल्ड हो गया तो आपने समझ लिया कि अब मॉडल बिल्ड होने के बाद आपने नतीजा निकाल लिया कि अगर मेरी टारगेट सेल 10 लाख है तो मुझे 1 लाख रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटरप्रेट करें रिजल्ट को। एनालिस्ट डिटरमिन करता है व्हाट द रिजल्ट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम। सर असल में तो एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप डाटा को एनालाइज कर रहे थे। इंटरप्रिटेशन में आपको ये बात समझ आ गई कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। रॉ नंबर से एक्शनेबल बिजनेस प्लान तक लाना, इस फेज में हम वहां तक पहुंच जाते हैं, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाते हैं, एक नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, इसमें बुनियादी तौर पे आप एक्चुअल में डिसीजन कर लेते हैं और एक्शन कर लेते हैं, यानी बाकायदा उसको सोचते नहीं है, परफॉर्म कर देते हैं। और जब मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो अब आप उसको एक्शन को परफॉर्म करने के बाद उसका इम्पैक्ट मॉनिटर करते हैं और ट्रैक करते हैं कि क्या जो सोचा था उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर वो नहीं हो रहा होता तो फिर दोबारा से ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, फिर डाटा कलेक्ट होता है, फिर क्लीनिंग होती है, फिर एक्सप्लोर, फिर मॉडलिंग, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन, फिर डिसीजन मेकिंग, एक्शन और फिर ऑप्टिमाइजेशन। सर जी मॉनिटरिंग स्टेज पर ये एक लूप बन जाता है और फिर ये सारे स्टेप्स दोबारा होते हैं। सर समझ आ रहा है? तो सर ये हमारी सारी डिस्कशन थी। मैं इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले एक एग्जांपल आपके सामने पिच करता हूँ। और सर हम सी इंस्टीट्यूशन में मौजूद हैं और प्रॉब्लम क्या चल रही है कि बच्चों के रिजल्ट्स ऑप्टिमम किस तरह आए, बच्चे किस तरह से रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकें, उसके हवाले से हम क्या करते हैं। सर पहला डाटा कलेक्ट करना, बच्चों के मुतालिक डाटा कलेक्ट करते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस क्या है, असाइनमेंट क्या है, टेस्ट के क्या स्कोर है, लाइब्रेरी यूजेज क्या है। ये सारा डाटा हम बच्चों का कलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे इस डाटा को क्लीन करते हैं। डाटा को क्लीन करने का मतलब है वो बच्चा जिसने सीए छोड़ दिया अब उसे डाटा से निकाल देंगे, वो बच्चा जिसने इस अटेम्प्ट में वो पेपर में अपीयर ही नहीं हुआ उसे भी डाटा से निकाल देंगे। सर बच्चों के मार्क्स कितने आए, अब इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, अब इसमें हम परसेंटेजेस लेते हैं, ये बात भी समझने की ज़रूरत है। सर जी पहले टेस्ट में मार्क्स थे 15 आउट ऑफ 20, दूसरे टेस्ट में थे 25 आउट ऑफ 35। अब बजाय कि हम ऐसे नोट करें, हम कैसे नोट करते हैं, परसेंटेज में। क्या मतलब, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, एक फॉर्मेट पर ले आते हैं। तीसरा डाटा को एक्सप्लोर करना, हमने डाटा को एक्सप्लोर किया और देखा कि बच्चों के टेस्ट के स्कोर क्या हैं, बच्चों की अटेंडेंस क्या है और फेलियर रेट किस क्लास के ज़्यादा हैं, किस क्लास में और किस टेस्ट में बच्चे फेल ज़्यादा हो रहे हैं, इसको देखा। और एक और डाटा मॉडलिंग में हमने एक नतीजा निकाला, जिन लोगों की अटेंडेंस कम थी उन लोगों के बारे में प्रेडिक्शन ये थी कि ये एग्जाम फेल कर जाएंगे, और जिन लोगों के टेस्ट स्कोर्स कम थे उनके बारे में भी पुअर रिजल्ट्स के बारे में लगा के पुअर रिजल्ट्स आएंगे, यानी रिलेशन आइडेंटिफाई हुआ पास रेट का और अटेंडेंस का। रिग्रेशन मॉडल एक मेथड, एक ऐसा मेथड है जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करता है। सर जी इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन, ये अगला स्टेप था। हमने एक निचोड़ निकाला, निचोड़ ये था, देखिए सर यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं डाटा मॉडलिंग में, और निचोड़ ये निकाला कि भाई बच्चा जिसकी 60% से कम अटेंडेंस होती है ना वो ज़्यादातर फेल होता है, और वो बच्चा जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करता है ना, आखिरी 2 माह में मेहनत करता है, वो बच्चा बेहतर परफॉर्म कर पाता है। डिसीजन मेकिंग क्या की, अब हमने डिसीजन मेकिंग ये की, हमने कहा भैया कम से कम 70%
अटेंडेंस पॉलिसी को इंश्योर किया जाए, रिवीजन क्लासेस किए जाएं, लाइब्रेरी के टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि मैक्सिमम बच्चे लाइब्रेरी इस्तेमाल करें। मॉनिटरिंग में क्या हुआ, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक ले रहे हैं टीचर से और उनको और पास पेपर और मॉक डिस्कशन सेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग करते हुए भी जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं लास्ट स्टेज पर भी। सर आउटकम क्या है, पास रेट इन टेक्स्ट इम्प्रूव फ्रॉम 62, पास रेट जो है वो इम्प्रूव हो गया है, ये आउटकम है। सर जी सारे स्टेप्स डेटा एनालिटिक्स के सारे स्टेप्स ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। आपकी किताब में भी मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल ऐड की हुई है। सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये सारी बात करके एक बात दोहराऊंगा और आज की बात खत्म करूंगा कि भाई सर डेटा कलेक्शन है, डेटा क्लीनिंग है, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा कलेक्शन डाटा को कलेक्ट करना है, डेटा क्लीनिंग है डाटा को क्लीन करना, एक्सप्लोरेशन में डाटा को डिटेल से देखना, मॉडलिंग में डाटा के रिलेशन आइडेंटिफाई करना, इनसाइट में डाटा का निचोड़ निकालना, डिसीजन मेकिंग में एक्चुअल में डिसीजन करके एक्शन ले लेना, मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन में बाकायदा डिसीजन के बाद भी उसको देखना कि जो डिसीजन जो एक्शन आप करने से जो इम्पैक्ट देख एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो पड़ा है या नहीं पड़ा। सर जी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ये वाला टॉपिक ज़्यादा क्लियर तब होता है जब रियल लाइफ एग्जांपल इसमें ऐड होती है। मैंने IKEA वाली एग्जांपल इसलिए दी कि आप इसको यहाँ तक आपने देखना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको एक फैब्रिक डाटा एनालिटिक्स स्टेजेस में एक फैब्रिक के स्टोर की रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। मेरे अपने दोस्त की कहानी है, दोस्त की स्टोर की कहानी है, रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जिससे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने इन सारे टूल्स को इन सारी बातों को इस्तेमाल करते हुए उसकी हेल्प की और उसका बिजनेस जो है वो बेहतर तरीके से चलने लग गया। उसके बाद इंशाल्लाह वो हमारे कल तो हमारा चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है पूरा, ठीक हो गया, और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं ये वाला टॉपिक इस तरह कवर कर रहा हूँगा। ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह हम ये डाटा एनालिटिक्स की आगे बात करेंगे, इसकी 4 स्टेजेस हैं इसकी बात करेंगे और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन फिर ये करशी की एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये भी। सर जी IT जो है ना वो रियल लाइफ एग्जांपल से समझ आती है। खाली किताब पढ़ेंगे, अगर मैं आपको ये वाला इस तरह बना के ना बताऊं और सिर्फ आपको कॉपी पढ़ाई जाऊं उससे वो बात नहीं बनती। तो सर मैंने पूरे IT में रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड की हुई है इंशाल्लाह, जिससे आपको समझ भी आएगी, आपकी अटेंशन भी यहाँ पे रहेगी और आपको याद भी रहेगा। आपने भी नोट किया कि जितनी देर मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाता हूँ उतनी देर में आप बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं, और जब मैं आपके साथ एक्चुअल में ग्राफिक्स प्रेजेंट कर रहा होता हूँ तो आपके लिए वो बड़ा इफेक्ट है। ऐसा ही है ना सर जी? नहीं सर, लेकिन वो पढ़ाना भी इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि हमने मेक श्योर करना है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हों और पता हों। डन है सर जी? ले सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी। आज जुम्मा था तो हमारी क्लास लेट से भी अगली बार से जुम्मे का टाइम इंशाल्लाह 2:20